नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार एफएम गोल पर। तो साथियों, पिछले सेशन में हम लोग मनु के विचारों पर बात कर रहे थे। तो उसमें हम लोगों ने जो मनु का चैप्टर है उसमें हम लोगों ने मनु का जीवन परिचय देखा है, मनु का राज्य पर विचार देखा है और मनु का हम लोग सप्तांग सिद्धांत पर भी बात कर चुके हैं। मनु के सप्तांग सिद्धांत में मैंने आपको बताया होगा कि जो मनु थे, मनु ने राज्य को एक सावयवी संस्था के रूप में माना। सावयवी संस्था का मतलब है अंगी और अंग का संबंध। अंगी मतलब संपूर्ण माना राज्य को, और अंग मतलब अंगी और अंग का संबंध। अंगी मतलब संपूर्ण क्या है, राज्य है, और अंग अंग मतलब उसका अंश। कुछ अंश होते हैं उससे, कुछ अंग होते हैं। तो जो मनु थे, मनु ने राज्य के 7 अंग बताए। कितने राज्य के अंग बताए? 7 अंग बताए। इसलिए हम इसको राज्य का सप्तांग सिद्धांत बोलते हैं। जितने भी हमारे प्राचीन राजनीतिक चिंतक थे उन्होंने राज्य के सप्तांग सिद्धांत में क्या है, विश्वास व्यक्त किया है। उनमें से अपने एक मनु भी हैं। तो सात जो उनके जो अंग हैं राज्य के, इनके अनुसार कौन कौन से हैं? जैसे भैया जो राजा है, राजा या जो स्वामी है वो सबसे ऊपर होगा। उसके बाद मंत्रीगण होंगे, उसके बाद राजधानी या दुर्ग होगा, उसके बाद राष्ट्र या वैदेशिक नीति कोश, है ना, दंड या सेना होगी, उसके बाद मित्र होगा। ये सब क्या होंगे? 7 अंग होंगे राज्य के। ठीक है भाई। तो मनु ने कहा कि ये जो सभी अंग हैं, ये सभी अंग अपने अपने निर्धारित कार्यों को करेंगे। अपने अपने निर्धारित कार्यों को ये सभी अंग करेंगे। मनु ने साथियों कहा कि ये जो मंत्री होंगे ना, मंत्रियों के लिए मनु ने सचिवान शब्द का प्रयोग किया। तो मनु ने मंत्रियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो सचिवान शब्द का प्रयोग किया है। मनु के अनुसार कितने मंत्री होने चाहिए? तो 3 या 4 मंत्री होने चाहिए मनु के अनुसार। ठीक है। आज हम बात करते हैं जो अपने जो मनु थे, मनु ने राजा के गुण कौन कौन से बताए। राजा के गुण कौन कौन से उन्होंने बताए। राजा के अंदर क्या खूबियां होनी चाहिए। राजा के गुण, राजा के राजा के गुण क्या होने चाहिए। मनु ने साथियों अपने राजा को कैसा राज्य बताया? मनु ने अपने राजा को बिजगीषु राजा बताया। कैसा राजा बताया? बिजगीषु राजा बताया। कैसा राज्य? कैसा राज्य? विजगीषु राजा। विजगीषु राजा। तो मनु ने अपने राजा को कैसा राजा बताया? विजगीषु राजा बताया। कैसा राजा? विजगीषु राजा बताया। विजगीषु राजा का मतलब होता है विजय की इच्छा रखने वाला। विजय की इच्छा रखने वाला। तो विजगीषु राजा का अर्थ होता है विजय की इच्छा रखने वाला। यानी मनु के अनुसार ऐसा राजा होना चाहिए जो विजय की इच्छा रखने वाला हो, विजगीषु राजा हो। विजगीषु राजा। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि मनु द्वारा राजा को क्या कहा गया? तो विजगीषु राजा कहा गया। मनु कहते हैं कि जो राजा हो, राजा को सूरवीर एवं पराक्रमी होना चाहिए। सूरवीर और पराक्रमी होना चाहिए। राजा को पढ़ा लिखा और विद्वान होना चाहिए। राजा को पढ़ा लिखा विद्वान होना चाहिए। सभी विद्याओं में पारंगता हासिल होनी चाहिए उसे। सभी विद्याओं में क्या होनी चाहिए? पारंगता हासिल होनी चाहिए। राजा जो हो, राजा त्रयी का ज्ञाता हो। किसके अनुसार? मनु के अनुसार। मनु कहते हैं कि राजा क्या होना चाहिए? राजा सूरवीर एवं पराक्रमी होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, और सभी कलाओं एवं विद्याओं में पारंगता हासिल होनी चाहिए उसे। मनु कहते हैं कि राजा को त्रयी का ज्ञाता होना चाहिए। त्रयी का ज्ञाता मतलब जो वेद हैं
अथर्ववेद को हटा दो। अथर्ववेद को तो साथियों हम भौतिक वेद या लौकिक वेद के रूप में जानते हैं, इसको हटा दो तो जो 3 वेद बच गए, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये जो तीनों वेद बच गए, इन तीनों वेदों का क्या होना चाहिए, ज्ञाता होना चाहिए राजा को। क्योंकि इन तीनों वेदों को क्या कहा जाता है, वेद त्रयी के रूप में जाना जाता है। तो मनु कहते हैं कि राजा को त्रयी का ज्ञाता होना चाहिए, त्रयी का ज्ञाता, त्रयी का ज्ञाता होना चाहिए। अब त्रयी का ज्ञाता मतलब भैया 3 वेद होते हैं इसमें, कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद, हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, और यजुर्वेद। तो इन तीनों वेदों का क्या होना चाहिए, ज्ञाता होना चाहिए राजा को। क्लियर है भाई बात। मनु कहते हैं कि राजा को कृषि और व्यापार में भी निपुण होना चाहिए। राजा को किस में होना चाहिए, राजा को, जो राजा होगा, जो बिजगीषु राजा होगा, इसको कृषि में भी जानकारी होनी चाहिए भाई, और व्यापार की भी जानकारी होनी चाहिए। जब कृषि और व्यापार की इसको जानकारी होगी तो ये क्या करेगा, अपने शासन संचालन का कार्य अच्छे से कर सकेगा। जो कृषि में लगी जनता है उसका ख्याल रखेगा, और जो व्यापार में लगी जनता है उसका भी ख्याल रखेगा। भाई जिस आदमी ने कभी खेत में जाकर के नहीं देखा वो नीतियों का निर्धारण कर दे, ऐसा कैसे संभव है। जिस आदमी ने कभी 2 रुपये की पेन न बेची वो व्यापार की नीतियाँ बना दे, ऐसा कैसा संभव है। तो राजा को क्या होना चाहिए, राजा को कृषि और व्यापार में भी क्या होना चाहिए, निपुण होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए उससे संबंधित। मनु कहते हैं कि राजा को क्या होना चाहिए, राजा को दंड नीति में भी निपुण होना चाहिए। यानी राजा को दंड नीति की भी जानकारी होनी चाहिए कि दंड कैसे दिया जाता है, कब कब दिया जाता है, किस परिस्थिति में कैसा दंड दिया जाता है। तो राजा को दंड नीति में भी निपुण होना चाहिए। साथ ही याद रखिएगा, जो राजा दंड नीति में निपुण नहीं होता है ना, जो राजा दंड नीति में निपुण नहीं होता, वह राज्य को, अपने राज्य को अक्षुण्ण नहीं बना सकता, अपने राज्य का शासन संचालन ठीक से नहीं कर सकता। ये कौन कहते हैं, तो मनु कहते हैं। मनु कहते हैं कि राजा को आलसी और कायर भी नहीं होना चाहिए। भाई ये कहते हैं कि जो राजा है अपना, राजा को क्या नहीं होना चाहिए, राजा को दंड नीति में निपुण होना चाहिए। दंड नीति में निपुण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, निपुण होना चाहिए दंड नीति में। क्लियर है बात। तो दंड नीति में क्या होना चाहिए, निपुण होना चाहिए। और कहते हैं कि राजा को आलसी और कायर नहीं होना चाहिए। राजा को आलसी व कायर नहीं होना चाहिए। राजा को आलसी भी नहीं होना चाहिए और कायर भी नहीं होना चाहिए। राजा को कर्तव्य परायण होना चाहिए, कर्तव्य पालन होना चाहिए, कि जो उसके कर्तव्य है वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से करे। क्लियर है बात। तो मैंने आपको बताया साथियों कि जो मनु का राजा के गुणों पर क्या विचार है। मनु ने बताया, मनु ने अपने राजा को कैसा राजा बताया, तो बिजगीषु राजा बताया। मनु ने अपने राजा को कैसा राजा बताया, तो बिजगीषु राजा बताया। और बिजगीषु राजा का मतलब है कि विजय की इच्छा रखने वाला, यानी कि राजा ऐसा होना चाहिए जो विजय की इच्छा रखने वाला हो, जो विजय की इच्छा रखने वाला हो। मनु कहते हैं कि भाई जो राजा हो, राजा सूरवीर एवं पराक्रमी हो, राजा सूरवीर एवं पराक्रमी हो, राजा पढ़ा लिखा हो। राजा कैसा हो, पढ़ा लिखा हो, विद्वान हो, सभी कलाओं में क्या हो, पारंगता हासिल हो उसे, सभी कलाओं एवं विद्याओं में पारंगता हासिल हो उसे। राजा तिरई का ज्ञाता हो। राजा क्या हो भैया, राजा तिरई का ज्ञाता हो। राजा कैसा होना चाहिए, राजा तिरई का ज्ञाता होना चाहिए। मनु कहते हैं कि भाई जो राजा है, राजा को कृषि एवं व्यापार में निपुण होना चाहिए। राजा को कृषि और व्यापार की जानकारी भी होना चाहिए। और जिस राजा को कृषि और व्यापार की जानकारी होगी वो आम जनता से क्या कर सकेगा, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट बना सकेगा, उनसे अच्छे समझौते के साथ अच्छा कार्य करेगा, उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या करेगा, कुछ ऐसी नीतियों का निर्धारण करेगा।
भाई जिस राजा को कृषि की जानकारी नहीं होगी वो कृषि से संबंधित नीतियों का निर्धारण कैसे कर सकता है? जिस राजा को व्यापार की जानकारी नहीं होगी वो व्यापार से संबंधित नीतियों का निर्धारण कैसे कर सकता है? तो राजा को कृषि और व्यापार की भी जानकारी होनी चाहिए, इनमें निपुण होना चाहिए। मनु कहते हैं कि राजा को दंड नीति में निपुण होना चाहिए, और जो राजा दंड नीति में निपुण नहीं होता वह अपने राज्य को अक्षुण्ण नहीं बना सकता। वह अपने राज्य को अक्षुण्ण नहीं बना सकता। कौन कहते हैं? तो मनु कहते हैं। मनु ने बताया कि राजा को आलसी और कायर भी नहीं होना चाहिए। भाई राजा को आलसी और कायर भी नहीं होना चाहिए। कौन मानते हैं? मनु मानते हैं। और राजा को अपने कर्तव्य परायण होना चाहिए, अपने कर्तव्यों को पालन करने वाला होना चाहिए राजा को। क्लियर बात यहाँ तक? ठीक है भाई, तो लिखें जरा, फटाफट लिखने का प्रयास करें आप लोग यहाँ से। ठीक है, चलिए भाई। राजा के गुण लिखें। लिखिए भाई, मनु ने अपने राजा को कैसा राजा बताया? विजगी राजा। विजगी राजा बताया। इसका अर्थ क्या होता है भाई? इसका अर्थ विजय की इच्छा रखने वाला होता है। ठीक, तो इसका जो अर्थ होता है वो अर्थ क्या होता है कि विजय की इच्छा रखने वाला। अर्थात जो राजा हो, राजा कैसा हो भैया? विजय की इच्छा रखने वाला राजा हो। क्लियर है? अरे हाँ या ना? मनु के अनुसार राजा क्या हो? राजा सूरवीर एवं पराक्रमी हो। लिखिए, मनु के अनुसार राजा सूरवीर पराक्रमी पढ़ा लिखा एवं सभी कलाओं एवं विद्याओं में पारंगता हासिल होनी चाहिए। पारंगता हासिल होनी चाहिए। तो मनु के अनुसार राजा सूरवीर हो, पराक्रमी हो, पढ़ा लिखा हो, विद्वान हो, सभी कलाओं विद्याओं में क्या हो? पारंगता हासिल हो उसे। क्लियर है बात? मनु कहते हैं कि राजा को त्रयी का ज्ञाता होना चाहिए। क्या हो? अर्थात जो राजा हो, अर्थात राजा त्रयी का ज्ञाता हो। त्रयी का ज्ञाता हो। त्रयी का मतलब है जो 3 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद,
सामवेद और यजुर्वेद और यजुर्वेद, इन तीनों का क्या हो, ज्ञाता हो। है मनु आगे कहते हैं कि मनु के अनुसार राजा कृषि और व्यापार में भी निपुण होना चाहिए। मनु के अनुसार राजा कृषि एवं व्यापार में भी निपुण होना चाहिए। तो राजा कैसा हो, कृषि में भी व्यापार में भी निपुण हो भैया, कृषि और व्यापार दोनों में निपुण हो। राजा को दंड नीति में भी निपुण होना चाहिए। मनु कहते हैं कि राजा को दंड नीति में निपुण होना चाहिए। दंड नीति में निपुण होना चाहिए। जो राजा दंड नीति में निपुण नहीं होता, जो राजा दंड नीति में निपुण नहीं होता वह शासन संचालन ठीक से नहीं कर पाता। ठीक। और क्या कहते हैं मनु राजा के बारे में, और ये कहते हैं कि राजा को आलसी और काया नहीं होना चाहिए। मनु के अनुसार राजा को आलसी तथा कायर नहीं होना चाहिए, अर्थात राजा को कर्तव्यपरायण होना चाहिए, कर्तव्यपरायण होने चाहिए, प्रजा का पालक होना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए बहुत अच्छे। इतनी बात याद रखेंगे आप सभी लोग, याद रखेंगे राजा के बारे में भाई, बिजगीसु राजा के बारे में याद रखेंगे इतनी बातें। अरे हाँ या ना, ठीक है, क्लियर है बात। चलिए बहुत अच्छे, रफ करते हैं जरा इसे, हम उतार लिया होगा आपने। चलिए ठीक है। तो राजा के एक अनुच्छे गुण होने चाहिए। मनु ने राजा के कार्य भी बताए कि भैया जो राजा होगा राजा के कुछ कार्य भी होंगे। तो राजा है, राजा के क्या होंगे, कुछ कार्य भी होंगे। तो राजा कौन कौन से कार्य करेगा भाई, इन्होंने बताया कि जो राजा होगा राजा दो प्रकार के कार्य करेगा। राजा कैसे कार्य करेगा, राजा भैया दो प्रकार के कार्य करेंगे। जो राजा भैया हैं वो कितने प्रकार के कार्य करेंगे, तो वो दो प्रकार के कार्य करेंगे भैया जी। कौन कौन से, बताया कि राजा एक तो आवश्यक कार्य करेगा, दूसरा
लोक कल्याणकारी कार्य करेगा, जन कल्याण से संबंधित कार्य करेगा। राजा के कार्य, ठीक। इन्होंने बताया कि जो राजा है वो दो प्रकार के कार्य करेगा, दो प्रकार के कार्य करेगा। और दो प्रकार के कार्य कौन कौन से करेगा? जो राजा है अपना, वो पहला कार्य करेगा आवश्यक कार्य। आवश्यक कार्य, आवश्यक कार्यों में क्या क्या आता है? जैसे सुरक्षा, शांति व्यवस्था और न्याय। तो जो राजा है, राजा जो आवश्यक कार्यों में कौन कौन से कार्य करेगा? सुरक्षा, शांति व्यवस्था और न्याय के कार्य करेगा। अगला राज्य जो है, राजा अपना लोक कल्याण से संबंधित कार्य करेगा, लोक कल्याणकारी कार्य, ठीक। तो राजा जो है वो लोक कल्याणकारी कार्य भी करेगा। लोक कल्याणकारी कार्यों में जैसे भाई उस समय की जो परिस्थितियां थी, उस समय की जो डिमांड थी लोगों की, उसके अनुसार जो आवश्यक, जो अपने लोक कल्याणकारी कार्य थे, उस समय की परिस्थितियों के अनुसार लोक कल्याणकारी कार्य कुछ और थे। वर्तमान में परिस्थितियों के अनुसार लोक कल्याणकारी कार्य कुछ और हैं, है ना। उस समय 5 किलो राशन की आवश्यकता नहीं थी, वर्तमान में 5 किलो राशन की आवश्यकता पड़ रही है, समझे। तो लोक कल्याणकारी कार्य उस समय की परिस्थिति के अनुसार अलग थे। जैसे उस समय क्या था? उस समय गौशाला का निर्माण करना। राजा क्या करेगा? जन कल्याण से संबंधित कार्य करेगा, और जन कल्याण से संबंधित कार्यों में गौशाला का निर्माण कराना, धर्मशाला का निर्माण कराना, वृद्धा आश्रमों का निर्माण कराना, तालाबों का निर्माण कराना, जलाशयों का निर्माण कराना, है ना। जो अपाहिज हैं, अपाहिजों के जन कल्याण से संबंधित कार्य करना। ये सभी कार्य क्या थे उस समय के? जन लोक कल्याण से संबंधित कार्य थे। जैसे गौशाला का निर्माण कराना, गौशाला का निर्माण, है ना, गौशाला का निर्माण, धर्मशाला का निर्माण, धर्मशाला का निर्माण, वृद्धाश्रमों का निर्माण, वृद्धाश्रम का निर्माण, तालाबों का निर्माण, जलाशयों का निर्माण, तालाबों एवं जलाशयों का निर्माण कराना। जो अपाहिज हैं, जो अपाहिज हैं, अपाहिजों को क्या कराना? उनके जन कल्याण से संबंधित कार्य करना, ठीक है, उनके जन कल्याण से संबंधित कार्य करना। ये सभी कार्य कैसे बताए? तो इन्होंने लोक कल्याण से संबंधित कार्य बताए। तो राजा के अनुसार दो प्रकार के कार्य, मनु के अनुसार राजा के दो प्रकार के कार्य होंगे। पहला आवश्यक कार्य, आवश्यक कार्यों में सुरक्षा, शांति व्यवस्था और न्याय से संबंधित कार्य होंगे। जन कल्याण से संबंधित कार्य, लोक कल्याण से संबंधित कार्यों में गौशाला का निर्माण कराना, धर्मशाला का निर्माण कराना, वृद्धाश्रमों का निर्माण कराना, तालाबों, जलाशयों, झीलों का निर्माण कराना, अपाहिजों के जन कल्याण से संबंधित कार्य करना, है ना। जो बुजुर्ग हैं उनकी पेंशनों से संबंधित कार्य करना, ठीक है भाई। आश्रयों का निर्माण कराना, आश्रय मतलब जो घर हैं उनका निर्माण कराना। तो ये सभी कार्य किससे बताए? मनु ने जो लोक कल्याणकारी कार्य बताए उस समय की परिस्थिति को देखते हुए, ठीक है भाई। तो मनु ने, साथियों, मनु ने क्या कहा? मनु कहते हैं कि जो राजा और जो प्रजा है, जो राजा और जो प्रजा है, मनु कहते हैं कि भैया, मनु के अनुसार क्या है कि जो राजा और जो प्रजा है ना, राजा और जो प्रजा है, राजा और जो प्रजा है ना, राजा और प्रजा में कैसा संबंध होना चाहिए? तो पिता और पुत्र का संबंध होना चाहिए, पिता एवं पुत्र का संबंध होना चाहिए। पिता एवं पुत्र का संबंध किस में होना चाहिए? राजा और प्रजा में होना चाहिए।
जिस प्रकार से एक पिता अपने पुत्र की सभी आकांक्षाओं, सभी सुख सुविधाओं की उसको पूर्ति कराता है, उन सभी सुख सुविधाओं उसको उपलब्ध कराता है, उसी प्रकार जो राजा है, राजा का भी कर्तव्य है कि जो अपनी प्रजा के सभी सुख सुविधाओं का उसके लिए लाभ पहुंचाए। तो राजा और प्रजा में कैसा संबंध बताया मनु ने? तो राजा और प्रजा में कैसा संबंध बताया इन्होंने साथियों? पिता और पुत्र का संबंध बताया। जिस प्रकार से एक पिता अपने पुत्र की सभी आकांक्षाओं की पूर्ति करता है, उसी प्रकार से जो राजा है, राजा अपनी प्रजा की सभी आकांक्षाओं, सभी सुख सुविधाओं की पूर्ति करता है। ये किसने बताया? तो ये मनु ने बताया साथियों। मनु कहते हैं साथियों कि जो राजा है ना, राजा मनुस्मृति में राजा को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, सबसे ऊपर माना गया है। मनुस्मृति में राजा को क्या माना गया? सर्वश्रेष्ठ होगा राजा। मनुस्मृति में कहा गया कि राजा सर्वश्रेष्ठ होगा, राजा निरंकुश हो सकता है। उन्होंने कहा कि राजा को निरंकुश होने दीजिए, कोई बात नहीं है, राजा निरंकुश हो सकता है, लेकिन यूरोपीय राजा की तरह अत्याचारी नहीं हो सकता। मनुस्मृति में कहा गया कि राजा सर्वश्रेष्ठ होगा राज्य में, कोई बात नहीं है, और राजा निरंकुश भी हो सकता है, लेकिन यूरोपीय राजा की तरह राजा अत्याचारी नहीं हो सकता। यूरोपीय राजा की तरह राजा अत्याचारी नहीं हो सकता। क्योंकि राजा जो है, क्योंकि राजा किसके अधीन है? क्योंकि राजा साथियों धर्म के अधीन होता है, क्योंकि राजा धर्म के अधीन होता है। क्लियर है बात? यहाँ तक समझ में आ गई आप लोगों को? अरे हाँ या ना? ठीक है भाई। चलिए, इतना आप लोग लिखे जरा, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मार्कर में इंक ऐसी लग रही है मुझे आज। लिख लीजिए, चलिए मैं बोल रहा हूँ धीरे धीरे, लिखिए साथियों। चलिए लिखिए। मनु के अनुसार राजा के दो कार्य होंगे। मनु के अनुसार राजा के दो प्रकार के कार्य होंगे। नंबर 1 आवश्यक कार्य, नंबर 2 लोक कल्याणकारी कार्य। लोक कल्याणकारी कार्य। आवश्यक कार्यों में लिखें, आवश्यक कार्यों में सुरक्षा, शांति व्यवस्था और न्याय से संबंधित कार्य आते हैं, और न्याय से संबंधित कार्य आते हैं। लोक कल्याणकारी कार्य में उस समय की परिस्थिति को देखते हुए कार्य निर्धारित किए गए। ब्रैकेट में लिखें भाई, गौशाला का निर्माण कराना। नंबर 2 धर्मशाला का निर्माण कराना। नंबर 3 वृद्धाश्रम का निर्माण कराना। वृद्धाश्रम का निर्माण कराना। आगे लिखें, तालाबों और जलाशयों का निर्माण कराना। तालाबों और जलाशयों का निर्माण कराना। तालाबों और जलाशयों का निर्माण कराना। आगे लिखें, अपाहिजों के लिए जन कल्याण से संबंधित कार्य करना। अपाहिजों के लिए जन कल्याण से संबंधित कार्य करना। ठीक है, ये कौन से कार्य हैं? ये लोक कल्याणकारी कार्य हैं। आगे लिखे हैं भाई, तीर के निशान लगा के दो। मनु के अनुसार राजा और प्रजा के मध्य
राजा और प्रजा के मध्य, मनु के अनुसार राजा और प्रजा के मध्य पिता एवं पुत्र का संबंध होना चाहिए। पिता एवं पुत्र का संबंध होना चाहिए। आगे लिखें, जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र की सभी आकांक्षाओं की, जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र की सभी आकांक्षाओं एवं सुख सुविधाओं का ख्याल रखता है, ठीक उसी प्रकार राजा को भी अपनी प्रजा की सभी सुख सुविधाओं का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझे आप लोग। आगे लिखें, मनुस्मृति में राजा को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। मनुस्मृति में राजा को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। इसके अनुसार राजा निरंकुश हो सकता है, लेकिन अत्याचारी नहीं हो सकता, क्योंकि राजा धर्म के अधीन होता है। क्योंकि राजा किसका अधीन होता है? क्योंकि राजा धर्म के अधीन होता है। ठीक है भाई, तो इतनी बात आपको समझ में आई होंगी। राजा के गुण और राजा के कार्य मैंने आपको बताए। ठीक है, बकाया बात मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगा, मुझे कहीं जाना है इसलिए मैं थोड़ा बिजी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपसे बात होगी। तो जब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए, खुश रहिए, ज़बरदस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।